एक स्टेज आई जहां लगा कि शायद अगर रास्ते बदलें तो टकराव नहीं होगा। अगर इनके नेतृत्व में जम्मू को अपना हक नहीं मिला तो मैं समझता हूं या तो हमारी नालायकी होगी, क्योंकि वो वहाँ बैठे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ वो एक बिटर ट्रूथ है। फिर जब नेतृत्व को भी एतराज़ होने लगा तो मैंने समझा कि वक्त आ गया है कि रास्ते बदल दिए जाएं। आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आपसे बहुत नज़दीक हैं, नहीं, आपसे लगातार बात होती है। मेरे साथ किसी की बात नहीं होती, मैं किसी का नज़दीक नहीं हूँ। पिछले 70 साल से कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नैरेटिव दिया। एक जम्मू से नैरेटिव बनना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक ऐसे राजनेता हैं जो पिछले 20 साल से एक ऑपोजिट आइडियोलॉजी के साथ चलते रहे और उसके बाद आज एक दूसरी आइडियोलॉजी के साथ ना केवल चल रहे हैं बल्कि बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। राणा साहब, मुझे लगा था जब मैं यहाँ आया कि बीजेपी में आने के बाद कुछ दौड़ शायद थोड़ी कम हो गई होगी और थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, मगर जब 1 घंटा बैठे यहाँ आके और आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो मतलब आपका जो स्टाइल था वो बढ़ गया है, ज़्यादा तेज़ हो गया। देखिए, लोगों की सेवा करनी है और लोगों की बात को सुनना है, लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखना है और लोगों के मसाइल जो हैं उनका हल करना है। हमारा मकसद जो सियासत में है वो ये है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको समझा जाए और कोशिश की जाए कि उन मसाइल का हल किया जाए। राणा साहब, ये हमारा खास कार्यक्रम है, इसका नाम है साक्षात्कार, जिसमें स्ट्रेट एक इंटरव्यू ऐसा रहता है जिसमें डिस्कशन होती है। ये लगना चाहिए लोगों की इंटरव्यू नहीं है, बहुत फॉर्मल नहीं है, सीरियस सवाल मगर बड़ा कैजुअल वे में। तो सवाल सबसे पहले मेरा आपसे यही है कि 6 महीने हो गए करीबन बीजेपी में आए हुए, 10-11 अक्टूबर को आपने ज्वाइन किया था, कैसा महसूस हो रहा है बीजेपी में? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पद्धति प्रणाली है और जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बड़ा एक सक्षम और सुदृढ़ संगठन है और बड़ा ही मजबूत कार्य पद्धति है और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम किया जाता है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है। कुल मिलाकर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, मगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि कुछ देर कर दी आने में, कुछ साल पहले आए होते तो शायद आज कुछ हर वक्त हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है, समय मुकर्रर होता है। हालात ने कुछ करवट लिया। जब हमने इसकी बात की, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, आपको मालूम है, आप तो उस वक़्त भी मुझे ट्रैक कर रहे थे, 3 साल से मैं जम्मू डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ, तो कुछ खेमों में मेरी अपनी पुरानी पार्टी में विरोधाभास हुआ, लेकिन जो नेतृत्व था उन्होंने मेरा उस वक़्त उस विरोधाभास का कॉग्निजेंस नहीं लिया। लेकिन आगे जैसे बढ़ते गए तो विरोधाभास बढ़ता रहा और जो जम्मू डिक्लेरेशन थी वो एक हमारी कोशिश है कि एक जम्मू से आवाज़ बने पूरे जम्मू कश्मीर की। हमारा ये कहना था कि हर पिछले 70 साल से कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नैरेटिव दिया, एक जम्मू से नैरेटिव बनना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। राणा साहब, 6 महीने मैंने आपके बहुत इंटरव्यू देखे जिस दिन आपने ज्वाइन किया तब से अब तक। हालांकि मैंने जो आपका लास्ट इंटरव्यू किया था तब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही थे पहले। 6 महीने से जितने भी आपके इंटरव्यू रहे, आपने जम्मू डिक्लेरेशन की बात हर एक में की है और ज्वाइन करते वक्त भी आपने ये बोला था। मगर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बताना चाहते हैं तो बताएं कि किस तरह से ये सारा संयोग बना कि आप बीजेपी में आए। बीजेपी की तरफ से आपको नोटिस किया जा रहा था या कहीं ना कहीं कोई बातचीत अंदर से चल रही थी? देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन जब मैंने ऐवान किया तो आपको याद होगा मैंने 260 चिट्ठियाँ लिखी थी, जिसमें हर जमात को चिट्ठी लिखी। मैंने भाजपा को भी चिट्ठी लिखी, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चिट्ठी लिखी, मैंने कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी, मैंने पैंथर्स को भी लिखी, पीडीपी को भी लिखी, अपनी पार्टी को भी लिखी, कम्युनिस्ट पार्टी को, मैंने हर पार्टी को चिट्ठी लिखी और हर इंटेलेक्चुअल, एकेडमिशियन, इंटेलिजेंशिया, लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को चिट्ठी लिखी और जो रिटायर्ड सीनियर
ल्यूमिनरीज थे उनको भी चिट्ठियाँ लिखी और उनसे ये आग्रह किया कि आप मुझे इसमें मदद करें। काफ़ी हद तक बड़ा प्रोत्साहन मिला और जवाब मिला। लेकिन मैं ये बता दूं कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है तो केवल मात्र जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व था उनकी तरफ से बड़ा प्रोत्साहन मिला। और इस दौरान फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का आपके साथ क्या बर्ताव या ये चीज़ देखिए, कुछ फर्क पड़ना शुरू हो गया था? डीलिमिटेशन कमीशन के बाद जब मैंने वहाँ लिख के दिया कि जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू, और उस पर सिग्नेटरीज जो थे मेरे साथ, मेरे 4 और साथी थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जिसमें माननीय सदोत्रा जी थे, माननीय सलाथिया जी थे, माननीय किचलू जी थे, माननीय जावेद राणा जी थे, उन्होंने भी दस्तखत किए थे। और वो हमने तथ्यों के आधार पे ये कहा, तो उस पर काफ़ी विरोधाभास बढ़ गया। और कश्मीर में कुछ लोगों ने ये कहा कि ये भाजपा ने लिखा है, जो कि झूठ था। ये सारा यहाँ पे हमने लिखा और हमने तथ्यों के आधार पे कहा कि जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। उस पर बहुत लोगों को एतराज़ हुआ और फिर जब नेतृत्व को भी एतराज़ होने लगा तो मैंने समझा कि वक्त आ गया है कि रास्ते बदल दिए जाएं। राणा साहब, करीबन 20 साल आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताए। 2-3 सालों से, जिस तरह आपने बताया, जब आप जम्मू की बात कर रहे थे वहाँ से पूरी तरह से सपोर्ट या कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा था। 20 सालों में कभी आपने ये महसूस किया कि जब भी आप पहले भी कभी जम्मू की बात करते हो, कभी वहाँ से ये आया कि नहीं जम्मू की बात नहीं करनी है, इस तरह से रोका? देखिए, बात यह है कि 2009 में जब मुझे पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया गया था, तब भी जो हमारे कुछ कश्मीर के साथी थे वो उन्होंने उस पर एतराज़ किया था और ये भी कहते थे कि तिलकधारी हैं, कोई कहता था दिल्ली के एजेंट हैं, कहीं के एजेंट हैं। लेकिन जो नेतृत्व था उसने कभी उस चीज़ को उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और नेतृत्व ने हमेशा मेरी बात का मान रखा। और जब भी मैंने कोई बात की, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं तथ्यों के आधार पे करता हूँ और मैं इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं करता, मैं रियलिटी बेस्ड पीपल ओरिएंटेड बात करता हूँ। और उन्होंने किया, उस वक़्त भी हुआ जब मैं यहाँ जम्मू सूबे का प्रेसिडेंट बना, तो मैंने उस वक़्त भी, मतलब आपकी मुखालफत पार्टी में चलती रही, आपका ये कहना है? जी, कुछ लोग थे जिनको लगता था कि ये बड़ा जम्मू के मामले में ये बड़ा हेडस्ट्रॉन्ग होकर बात करता है। लेकिन जब तक नेतृत्व फारूक साहब का जो था उसको कोई वो एतराज़ नहीं करते थे और उमर साहब नहीं करते थे तो ठीक था। लेकिन एक स्टेज आई तो मुझे लगा कि अब मैं उसमें नहीं जाऊँ क्या हुआ, क्योंकि मैं वो बात मैं समझता हूँ वो एक बिटर ट्रूथ है भी करता था और आज भी। अब्दुल्ला फैमिली के बहुत क्लोज नज़दीकी रिश्ते थे। जब आप बीजेपी में आ गए अभी पिछले 6 महीने के दौरान, कभी उमर साहब का कोई फ़ोन, कभी फारूक साहब का कोई नहीं, मेरे साथ किसी की कोई बात नहीं हुई। मैंने 20-22 साल वहाँ काटे, मैंने बड़ा मान सम्मान के साथ काटे। उन्होंने भी मुझे मान सम्मान दिया, मैंने भी उनको पूर्ण मान सम्मान दिया। लेकिन एक पड़ाव आया जहाँ हम दोनों के विचार जो थे, मुझे उस पर थोड़े इख्लाफात हुए, इख्लाफात बढ़ गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए और एक स्टेज आई जहाँ लगा कि शायद अगर रास्ते बदलें तो टकराव नहीं होगा। आपका एक बयान राणा साहब पिछले दिनों छपा था कुछ अखबारों में कि 2014 में जब इलेक्शन हुई थी तो उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनने के चांसेस बने थे। काफ़ी चांसेस नहीं बने। मैंने ये कहा कि मुझसे कहा मेरी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कि दिल्ली में जाओ और दिल्ली में जाके बात करो और कोशिश करो कि सरकार बने। मैं गया, मैंने दिल्ली के भाजपा के वरिष्ठ नेतागण जो थे उस वक्त उनके साथ बातचीत भी की और बातचीत का सिलसिला एक पड़ाव पे जाके टूट गया। वो मेरा नेतृत्व जो उस वक्त का था वो जानते हैं कि कैसे टूटा। आपकी तब क्या राय थी कि बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि पार्टी में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे आप? मैं उस सारे घटनाक्रम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं टिप्पणी करता हूं तो बहुत चीज़ों का खुलासा होता है। लेकिन ये बात है कि मुझे भेजा गया, मैंडेट किया गया कि बात करो और
दो नेशनल अखबारों ने भी उसका जिक्र किया था उस ज़माने में। उसके बाद से दूसरी बात है कि आज भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आपसे बहुत नज़दीक हैं, आपसे लगातार बात होती है। मेरे साथ किसी की बात नहीं होती, मैं किसी का नज़दीक नहीं हूँ। मैं सिर्फ पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और एक सिपाही के नाते मैं एक छोटा सा तुच्छ सा कार्य करता हूँ जो कार्य कर रहा हूँ। ना तो मेरे साथ किसी की बात होती है, ना मेरी कोई इतनी लेवल है कि मुझसे कोई गृह मंत्री जी बात करें। बीजेपी में एक बड़ी खास बात है कि वो सिपाहियों को ही उठा के हमेशा जो है टॉप पे बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं और भी हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं, वो है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ना नहीं हो तब तक नहीं सकता जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हो भी सकता है। देखिए, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, तो फिर तो चेहरा कोई ना कोई तो होगा। चेहरा मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं तो अभी बड़ा जूनियर हूँ। अगर आपको बनाया जाता है नहीं, मुझे नहीं बनाया जाएगा, मैं बिल्कुल जूनियर। ये कंफर्म कर दिया पार्टी ने कि नहीं बनाएंगे? मैं बिल्कुल जूनियर हूँ, ना मेरे से किसी ने ये बात की है, ना मैंने कोई ऐसी। सर गुजरात में एक कॉर्पोरेटर जीते, उसके बाद मेयर बने और सीधे सीएम बने। ये अफवाहों की बातें और ये बेबुनियादी बातें हैं, ये मैं समझता हूँ इन पे बात कर चर्चा। अच्छा राणा साहब, चलिए दूसरी तरफ आते हैं। चुनावों का क्या लग रहा है सर, हो जाएंगे इस साल? कुछ बन रही है? वो सारा चुनावों का जो फैसला है वो डिलिमिटेशन कमीशन के आप कैसे देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट? जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पे है। किसी हद तक जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है, हालांकि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि 45-45 होना चाहिए था, लेकिन तब भी जम्मू के साथ इंसाफ हुआ है। पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है आपको, क्योंकि 6 महीने तक अभी आप वरिष्ठ नेता? सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक पार्टी में होती है एक कार्यकर्ता की। मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के तौर पे अपनी मेहनत के साथ काम कर रहा हूं, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक लाइटर विन में सवाल है आपसे कि एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है पर्सनैलिटी उसकी। आपकी एक पर्सनैलिटी जो हम शुरू से करीबन 18-20 साल से देखते आए थे कि आप खान सूट पहनते थे, कुछ बीच में उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल होते थे, कुछ पहाड़ी के भी, अचानक से कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया और बीच में सर अब कुछ हिंदी, प्योर हिंदी और कुछ संस्कृत के वर्ड्स। तो ये क्या जरूरी हो जाता है या फिर पार्टी का भी असर हो जाता है? नहीं, मैंने कभी खान सूट नहीं पहना। आपको शायद गलतफहमी, कोई एक फ़ोटो भी दिखा दीजिए जहाँ मैंने खान सूट पहना। मैंने खान सूट कभी नहीं पहना। इसलिए नहीं कि मैं कोई खान सूट पहनना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुर्ता पजामा हमारा ड्रेस रहा और मैं नॉर्मल इंग्लिश वेयर जो होता है नॉर्मल वो पहनता हूँ। जो बीच में थोड़ा सा बदलाव आता है, आपको लगता है पार्टी का थोड़ा असर होता है? देखिए, कोई असर नहीं होता। बात ये होती है आपने कम्युनिकेट करना होता है। स्पीच होती है कम्युनिकेट करना। जो भाषा सुनने वाले जन समूह को पसंद आती है उसी भाषा में बात करते हैं। जहाँ डोगरी वहाँ डोगरी, जहाँ हिंदी वहाँ हिंदी, जहाँ पंजाबी वहाँ पंजाबी, जहाँ उर्दू वहाँ उर्दू, जहाँ अंग्रेज़ी वहाँ अंग्रेज़ी। और आप तो मुझे 20-22 साल से जानते हैं, माँ वैष्णो की कृपा से इन 5-6 ज़ुबान में थोड़ी बहुत बात अच्छी तरह कर लेता हूँ। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने आप को क्या समझते हैं जब अकेले में बैठ के इंसान सोचता है कि यार मैं क्या हूँ बेसिकली? तो या फिर एक बीजेपी का वर्कर या फिर एक एनसी का लीडर, क्या आपको किस अपनी पर्सनैलिटी के सबसे क्लोज हैं आप, किससे नज़दीक हैं? देखिए, मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एक करियर शुरू किया और एक कारोबार शुरू किया और आज वो कारोबार जो है वो माता वैष्णो की कृपा के साथ 5000 मुलाजमों के साथ एक बहुत हिंदुस्तान में हमने नाम किया है और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसको खड़ा किया है और उसको एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि लुकिंग बैक गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन अबाउट माय वर्क। और जहाँ तक मेरी सियासत है उसको मैंने, आपको मालूम है, मैंने ज़मीन के साथ जुड़ के सियासत की। आज भी ज़मीन का हिस्सा हूँ, हमेशा ज़मीन का हिस्सा रहूँगा। सब अब आप ताउम्र बीजेपी में ही रहने वाले हैं और अपने आप को, अपना करियर, पॉलिटिकल करियर को कहाँ देखते हैं आगे? मैं शायद ताउम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहता अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना समझती कि वो अपने आप को सिर्फ कश्मीर ओरिएंटेड बनाना चाहती है तो मैं वहीं रहता, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ कि पार्टी बदलूं कि किसी फ़ायदे के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत के फ्यूचर के लिए जिस किस्म का नेतृत्व आज देश का है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, मैं समझता हूँ हम लोग एक सुपर पावर बन सकते हैं दुनिया की। हर शख्स को चाहिए इस वक्त अपने सियासी मौके से ऊपर उठकर इकट्ठे होकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक
जिस ग्रोथ स्टोरी की उन्होंने लिख दी है, स्क्रिप्ट कर दिया और जिस पे वो चल रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगले 5-7 साल में हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के इमर्ज करेगा इन द जम्मू वर्ल्ड। डिक्लेरेशन की बात पर जो सारी आपने इतनी जद्दोजहद की, अगर उस पर भाजपा भी खरी नहीं उतरी तो? जम्मू को तो उसका हक अगर अभी नहीं मिला, इस नेतृत्व में जो नेतृत्व है माननीय नरेंद्र भाई मोदी का और माननीय अमित शाह साहब का, अगर इनके नेतृत्व में जम्मू को अपना हक नहीं मिला तो मैं समझता हूँ या तो हमारी नालायकी होगी, क्योंकि वो वहाँ बैठे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं, वो जम्मू को मजबूत करना चाहते हैं, कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को वो चाहते हैं कि एक ताज जो भारत का है उसमें एक चमकता कोहिनूर की तरह जम्मू कश्मीर दिखे। अगर इस वक्त नहीं हुआ, या तो हमारी बदकिस्मती या कहीं हमारी नालायकी कि उनके उस सोच को हम अडॉप्ट करके आगे नहीं चल पाए, और मैं ये समझता हूँ फिर शायद हमारी ज़िंदगी में एटलीस्ट दोबारा नहीं हो पाएगा। नहीं, मेरी ज़िंदगी में अब क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी ज़िंदगी के बाद, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी अगर इस वक्त नहीं हुआ तो शायद अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन अगर 10 साल और जीना है तो मैं समझता हूँ कि अगर इस 10 साल में नहीं हुआ तो फिर शायद कभी नहीं होगा। दविंदर राणा साहब के साथ हर बार ही इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है, मगर बीजेपी में आने के बाद मुझे लगा कि दविंदर राणा साहब पर आरएसएस का भी असर हुआ है और कुछ तेज़ हो गए हैं, क्योंकि हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया और कुछ सवालों को स्किप ना करते हुए उनको कहीं तरोड़ मरोड़ कर जो है हमारे सामने उसके जवाब रखे। मगर एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू हमेशा से इनके साथ रहता है और आज भी वैसा ही रहा। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर।